हाँ तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी आपसे SN1 और SN2 रिएक्शन की, और उसमें आपको याद होगा हमने आपसे इन्वर्जन और ऑप्टिकली इन्वर्जन, जैसे मान लो ये है कंपाउंड, ठीक है, इसमें न्यूक्लियोफाइल ने पीछे से अटैक किया और जो प्रोडक्ट मिला वो ये मिला। तो मैंने आपको बताया था ये इन्वर्ट हो गया, पहले क्लोरीन या न्यूक्लियोफाइल यहाँ लगा था और अब न्यूक्लियोफाइल जो नया आया है वो यहाँ लगा है ना। तो ये इन्वर्जन है, ऑप्टिकल इन्वर्जन, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ी जाती है। तो एनसीईआरटी ने कहा कि अगर आपको SN1 SN2 पूरा अच्छे से समझना है तो आपको थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री भी समझना होगा। तो देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। देखो SN2 रिएक्शन proceeds with complete stereochemical inversion while SN1 reaction proceed with racemization। अब racemization क्या होता है, अब वो सारी बातें हम इसी में करेंगे। In order to understand this concept we need to learn some basic stereochemical principles and notations। वो क्या क्या है, optical activity, chirality, retention, inversion, रेसमाइजेशन। ठीक है, तो पहले मैं आपको ऑप्टिकली एक्टिविटी और ऑप्टिकली इनएक्टिविटी के बारे में बताता हूँ। वो कहता है एक प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है जो ऑप्टिक, और एक चीज़ है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो हमने क्या किया, देखो इस चीज़ को देखो, आइसोमेरिज्म का एक टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हम उसको समझ रहे हैं। हमने कार्बन लिया, उस कार्बन के 4 अटैचमेंट ऐसे लिए जो चारों अलग हैं। अगर ऐसा है तो ये कार्बन कायरल कार्बन एटम कहलाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर कोई भी 2 अटैचमेंट एक जैसी हुई इस कार्बन के साथ तो ये कायरल कार्बन नहीं कहलाएगा, अकायरल होगा। एक और बात है, मल्टीपल बॉन्ड वाले भी अकायरल होते हैं। तो कायरल कार्बन एटम वो होते हैं जो सारे सिंगल बॉन्ड बनाए, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन दिखाए, जो कार्बन और जिसके साथ अटैच चारों चीज़ें अलग हो। और जो कायरल कार्बन होगा वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, जिसकी अभी हम बात करने वाले हैं। तो हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल को देखो। इस एग्जाम्पल में आपको दिखाई देंगे ये पहला कार्बन है भैया, इसके साथ 3 एक जैसे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये तो है ही नहीं कार्बन, ये कायरल नहीं है, कट। दूसरा वाला देखना, इसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है। इसके साथ एक तो ये बहुत बड़ा CH3 का कंपाउंड जुड़ा है, ये CH3, और एक जगह जुड़ा है ये बड़ा सा कंपाउंड C2H4Cl, जो 3 Cl है। ठीक है, तो इन दोनों ही कंपाउंड में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, यहाँ ब्रोमीन यहाँ हाइड्रोजन। तो ये वाला कार्बन आपका कायरल है। इस कार्बन के 4 बॉन्ड है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, सिंगल चारों, और इसकी चारों अटैचमेंट अलग है। ठीक है, चारों अटैचमेंट अलग है। लेकिन अगर हम बात करें इस वाले कार्बन की, तो इसके साथ 2 क्लोरीन जुड़े, 2 क्लोरीन जुड़े, तो ये अकायरल कार्बन एटम है। कैसा है, अकायरल कार्बन एटम। लास्ट वाला देखो, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, ये भी अकायरल है। देख लो एक बार इसको, फिर आगे चलते हैं। चलो, कायरल कार्बन एटम जो होता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखो ये कायरल कार्बन एटम है जिससे 4 अटैचमेंट P, Q, R, S जुड़ी है। इसकी रोटेशन अगर मैं कहूँ लेवो है,
तो इसका एक आइसोमर मैं ऐसा बना सकता हूँ जिसकी रोटेशन डेक्स्ट्रो हो। तो दोनों एक दूसरे से रोटेशन में उल्टे हैं। इस कार्बन को देखो P Q R S, तो इसमें P Q R S ऐसे आ रहा था और इसमें P Q R S ऐसे आ रहा है। एक लेफ्ट रोटेटरी है लेवो और एक राइट रोटेटरी है डेक्स्ट्रो। अब आप कहोगे भैया आपको कैसे पता चला कि कौन सा कैसे रोटेटरी होगा? वो बेटा फिर आगे फिशर प्रोजेक्शन वगैरह है, वो थोड़ा आगे जाना पड़ेगा स्टीरियोकेमिस्ट्री में, वो अभी हमारे काम का नहीं है। आगे देखो, डबल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये कभी भी कायरल कार्बन नहीं बनेगा और ना ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। इसके पास दो एक जैसे हैं, तो अगर ये रोटेशन करे भी तो हमें पता नहीं चल पाता है कि वो रोटेशन लेवो है या डेक्स्ट्रो है। तो पहले बेसिक बातें समझ लो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। फिर आगे चलते हैं। अब देखो ये दिखा रखा। अब ये मत पूछना ये लेफ्ट रोटेटरी ही कंफर्म क्यों है, होने को तो ये राइट रोटेटरी हो सकता है और ये लेफ्ट। ठीक है, वो होता क्या है, इन अटैच स्पीशीज़ के मास को देखा जाता है, मोलर मास को, और उससे पता लगाते हैं। लेकिन अभी वो तुम्हारे काम का नहीं है। 2007 से पहले शायद वो कोर्स में हुआ करता था, एक चैप्टर था केमिस्ट्री में जो तुम्हारे कोर्स में आता था, उसका नाम ही स्टीरियोकेमिस्ट्री था। ठीक है, हाँ कॉम्पिटिटिव में भी पढ़ाया जाता है वो। इस चैप्टर के लिहाज से अभी इतना ही काफ़ी है कि आप ये समझ लो, एक चीज़ होती है लेवो लेफ्ट रोटेटरी और एक चीज़ होती है डेक्स्ट्रो राइट रोटेटरी। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर हमने बनाया ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ये दो चीज़ें किसी की हैं, किसी एक कंपाउंड के मैंने ये दोनों बनाए, तो ये दोनों कंपाउंड कहलाते हैं उसके एनेंशियोमर। क्या कहलाते हैं? पेयर ऑफ एनेंशियोमर। और ये चीज़ ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसके पास एक कायरल कार्बन एटम है। कम से कम एक कायरल कार्बन एटम होना चाहिए, वही सेंटर बन जाता है उसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। लो बन गया। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये एक जोड़ा है एनेंशियोमर का, और ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज है। सुपर इम्पोजेबल इमेज वो होती है जैसे वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेती है, ढक लेती हैं। ये देखो ये वाले जो कार्बन के है ना, ये लेवो डेक्स्ट्रो नहीं है, इसलिए अपने आप को इन्वर्ट नहीं करते। इन्वर्ट नहीं करते तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हैं। जो सुपर इम्पोजेबल होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। जो सुपर इम्पोजेबल होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उस पेयर को हम एनेंशियोमर कहते हैं। जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो एनेंशियोमर नहीं होते। ये पेयर ऑफ एनेंशियोमर नहीं है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ये सुपर इम्पोजेबल इमेज है। ठीक, समझ आ गया? आगे चलो। अब वो कहता है मान लो एक कंपाउंड है ये ए। देखो एक तो सारा सब कुछ एक ही रंग से बना दिया, समझ कैसे आएगा? एक है आपका कंपाउंड PQRS, लिख देता हूँ मैं इनके लिए P। एक है आपका कंपाउंड P जो रिएक्शन करता है Y के साथ, अपना X रिप्लेस करता है और ये बनाता है Q। P ने जब Q बनाया तो X की पोजीशन चेंज नहीं हुई। इसे क्या कहते हैं? रिटेंशन। रिटेन करके रखी इसने अपनी पोजीशन, रिटेंशन। और इस वाले केस में देखिए तो P से R नाम दे देते हैं इसको, R पे गया तो यहाँ पर Y ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। देखो पहले X था लेफ्ट पे, लेफ्ट मोस्ट साइड पे था इस पूरे कंपाउंड के, अब Y राइट मोस्ट साइड पे है। ठीक है, अब वो कह रहा है भैया जो आपकी SN1 रिएक्शन होती थी ना, उसमें आपको रिटेंशन देखने को मिलती थी, और जो SN2 रिएक्शन थी उसमें आपको इन्वर्जन देखने को मिलती थी। ठीक है, तो ये AB का पेयर, ये पहले A और B लिख रखा था मैंने, अब इसको हम रब करके लिख देते हैं P और Q। ये PQ का पेयर बन जाता है और ये P R का पेयर बन जाता है। ठीक है, SN1 SN2। तो यहाँ से हमने SN1 SN2 में रिटेंशन होती है या इन्वर्जन होती है, ये समझ लिया। ठीक है, SN1 SN2 रिएक्शन में ये, अच्छा ये रिटेंशन और इन्वर्जन होती क्या है?
और एक चीज़ और, SN1 रिएक्शन में ना इन्वर्जन भी होती है और रिटेंशन भी होती है। याद रखना, SN1 रिएक्शन में इन्वर्जन भी होती है, रिटेंशन भी होती है। और जिसमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों हो, मान लो ऐसा हो कोई केस जिसमें इन्वर्ट होकर कोई चीज़ B मिले और ये एक C हो, और उन दोनों का जो रोटेशन हो बिल्कुल ऑपोजिट हो, एक हो लेवो एक हो डेक्स्ट्रो, एक हो लेवो और एक हो डेक्स्ट्रो। और अगर मैं उन लेवो और डेक्स्ट्रो को जोड़ दूँ इक्वल रेशियो में 50-50% में, तो जो मुझे चीज़ मिलेगी वो होगा एक मिक्सचर, जिस मिक्सचर के अंदर कोई भी रोटेशन नहीं होगी। 50% लेफ्ट पे रोटेट कर रहे थे, अपना पोलर नेचर दिखा रहे थे, और 50% राइट में रोटेट कर रहे थे, अपना पोलर नेचर दिखा रहे थे। लेकिन जब आप लेफ्ट और राइट में रोटेट करने वाली चीज़ों को जोड़ दोगे तो वो ना तो लेफ्ट में रोटेट करता दिखाई देगा ना राइट में। तो जुड़ने के बाद वो आपको क्या दिखाई देगा? रेसमिक मिक्सचर, जो ना लेफ्ट में रोटेट कर रहा है और ना राइट में, नॉन पोलर नेचर का है। ठीक है, ठीक है। अब एक बार एनसीईआरटी के पास चलते हैं। एनसीईआरटी क्या कह रही है? एनसीईआरटी यहाँ पे ये चीज़ें समझा रही है। एक तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन देखो क्या होता है, जिस जगह से वो चीज़, वो प्लेन जहाँ से वो चीज़ पोलराइज्ड होती दिखाई दे रही है या घूमती दिखाई दे रही है। आप जानते हो ए जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन मैंने जो इसका ले रखा है वो ये है। अगर मैं इसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बदल दूँ और ए की पोजीशन ऐसी कर दूँ तो आप कहोगे भैया ये तो ऑप्टिकली एक्टिव लग रहा है। देख लो, क्योंकि मैंने सिर्फ एक चीज़ बदली, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन 90 डिग्री ने रोटेट कर दिया। और अगर मैं बात करूँ बी की, तो बी आपको अभी लगेगा कि पहले वाले केस में ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऐसे रखने पर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, समझ में आया? तो इसे कहते हैं, जो रेड कलर ये पिंक कलर से बनाया ना, इसे कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, जहां से वो पोलराइज्ड कर रहा है वो प्लेन। चलो आगे चलते हैं। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के बाद बारी आती है ऑप्टिकली एक्टिविटी की। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। सिमिट्री और कायरलिटी बता चुका हूँ। वो कंपाउंड जो कायरल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कायरलिटी, और जो अकायरल होते हैं, अकायरल जो होते हैं वो सिमिट्री दिखाते हैं। तो जो चीज़ सिमिट्री दिखाएगी वो कायरल नहीं होगी। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स की असिमिट्री, कायरलिटी और एनेंटियोमर वो जोड़ा होता है जो लेवो और डेक्स्ट्रो बनाता है। चलो, तो यही बातें समझाई है। सिमिट्री सिमिट्री चलने दो, बेकार की बातें। बेटा इनको पढ़ जरूर लेना। अब ये एक ये पैरा देख लो। अ मिक्सचर कंटेन 2 एनेंटियोमर्स in equal proportion will have 0 optical rotation, as the rotation due to the one isomer will cancelled by rotation due to the other isomer. Such a mixture is known as racemic mixture या racemic modification. A racemic mixture is represented by prefixing DL और प्लस माइनस। या तो आप उसके आगे DL लिख सकते हो या उसके आगे प्लस माइनस लिख सकते हो, मतलब प्लस का और माइनस दोनों रोटेशन इक्वल है। Before the name, for example, plus minus butane to all. The process of conversion of enantiomer into racemic mixture is known as racemization. बड़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ध्यान देना इस पर। इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, चलो ये भी काम हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं, एक आध बेटा ये एग्जाम्पल ज़रूर देख लेना। जैसे ये एग्जाम्पल दे रखे, कौन इनमें से रेसमिक मिक्सचर है? ओ कायरल है, अकायरल है। ये वाला कार्बन देखो, चारों अलग चीज़ें हैं तो कायरल है। इसमें 2 ब्रोमीन एक साथ लगा दिए, अकायरल है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर टॉपिक वाइज ख़त्म हो जाता है। एक टॉपिक रह रहा है, वो है ये थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है। इसको एक बार आप पढ़ लो, नहीं आता तो मैं खुद कराऊँगा। दिखाता हूँ कौन सा है ये, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, चलो इस पर भी एक लेक्चर बना देंगे। अब एनसीईआरटी करो सारे।